योद्धाओं, आज हम लोग इंडियन पार्लियामेंट की कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ प्रमुख संसदीय समितियां बनाई जाती हैं जो बहुत सारे विभिन्न कार्य करते हैं और ये संसद का एक हिस्सा होते हैं। इनके बारे में बताया गया है कुछ स्टेटमेंट की। बड़े लोकतंत्र में संसद का आकार भी बड़ा होता है और यहाँ संसद के सदन की नियमित बैठक, शांतिपूर्ण चर्चा, विशेषज्ञ जांच और प्रभावी निर्णय ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए वे अपने आप को छोटे छोटे समूहों में बांटकर काम करते हैं, जिसे संसदीय समिति कहते हैं। हम लोग देखते हैं टीवीज़ में बहुत सारे एमपी सदन में हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, संसद फिर स्थगित हो जाती है, कुछ विशेष वहाँ पे चर्चा हो नहीं पाती है, कोई इफेक्टिव आउटपुट निकल नहीं पाता है। ऐसे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, उस पर चर्चा अगर करना है तो कैसे करेंगे? तो वहाँ पे अधिकतर एमपी क्या होते हैं, टीवी वहाँ पे उनको पता होता है वहाँ कैमरा लगा है, तो उन लोग जनता को दिखाने के लिए वैसी हरकतें करते हैं जिससे वो बिल के ऊपर ना जाके अपने आप पे फोकस ज़्यादा दिखाते हैं। इसीलिए एक ऐसी संसदीय समितियाँ बनाई जाती है जो उन बिल को शांति से एक टेबल पे बैठ के चर्चा करते हैं और उसके ऊपर कुछ अपनी सलाह सरकार को देते हैं। इसीलिए कुछ संसदीय समितियाँ बनाई गई हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि संसदीय समितियाँ कितने प्रकार की हैं, तो आपको जवाब देना है कि संसदीय समितियाँ 2 प्रकार की हैं। 2 प्रकार की में पहला संसदीय समिति है स्थायी समितियाँ और दूसरी समिति है अस्थायी या फिर तदर्थ समितियाँ। स्थायी समितियाँ आप इंग्लिश में सुनोगे स्टैंडिंग कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ मतलब स्थायी समितियाँ होती हैं, और अस्थायी और तदर्थ और एडहॉक समितियाँ अगर आप पढ़े होंगे तो ये अस्थायी समितियाँ होती हैं। अस्थायी, तदर्थ समितियाँ, एडहॉक समितियाँ। स्थायी समितियों में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ऐसे बहुत सारी समितियाँ होती हैं। इसको हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? अस्थायी समिति। अस्थायी समिति जिसको तदर्थ समितियाँ भी कहा जाता है, एडहॉक समितियाँ भी कहा जाता है, और ये किसी विशेष प्रयोजन, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, विशेष प्रयोजन के लिए बनाया जाता है, और वो जब ऑब्जेक्टिव पूर्ण होता है तो उसको समिति को समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए ये स्थायी नहीं है, कभी बनेगा, हमेशा परमानेंट वो नहीं होता है। लेकिन जो समितियाँ परमानेंट होती हैं वो होता है स्थायी समितियाँ। लेकिन अस्थायी समितियाँ वो हैं जो कि परमानेंट नहीं है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई गई हैं और वो अपने कार्य को पूर्ण करने पर अस्तित्व को समाप्त हो जाती हैं। ये कुछ प्रमुख समितियां, इनके कुछ प्रकार अगर बोलें तो जांच समितियां होती हैं, सलाहकार समितियां होती हैं। जांच समितियां कुछ भी विशेष प्रकार की बिल हैं उसके ऊपर जांच वगैरह करना है या किसी बिल के ऊपर सलाह अगर देना है तो सलाहकारी समितियां, जांच समितियां इसमें आती है। जो रिसेंटली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना है JPC, 39 मेंबर की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन करेगी। और इसमें मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से भी होते हैं और राज्यसभा से भी होते हैं, और इसके मेंबर की लिमिट नहीं होती है। इस समिति की में कितने लोग होंगे, जैसे स्थायी समितियों में क्या होता है, मेंबर का लिमिटेशन होता है कि इतने लोग राज्यसभा से आएंगे, इतने लोग लोकसभा से आएंगे। लेकिन आप अगर अस्थायी समितियां में, जो मैंने अभी JPC के बारे में बताया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें कितने मेंबर होंगे इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो भी लोकसभा, इस समिति का कौन अध्यक्ष होगा, कौन, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। तो अभी जो 39 मेंबर की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, उसके जो अध्यक्ष हैं वो PP चौधरी हैं, शायद देख लेना आप। तो PP चौधरी हैं, 39 मेंबर की है। इसमें मेंबर कितने होंगे तय नहीं होता है। अस्थायी समिति है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए विशेष बनाया गया है। सलाहकार समिति अस्थायी समिति है, एडहॉक समिति है, और जब ये अपना सलाह दे देगा ये समिति ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये आप सलाहकार समिति के बारे में पढ़े। जांच समितियों का गठन किसी तत्कालीन घटना की जांच के लिए, उदाहरण जैसे कारगिल घटना की जांच के लिए सुब्रमण्यम समिति बनाया गया था। सलाहकारी समितियां वे हैं जिन्हें किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए गठित किया जाता है। तो JPC क्या है? सलाहकारी समिति है, और यह अस्थायी प्रकार की समितियाँ हैं। तो आज हम लोगों ने समितियों के बारे में पढ़ा। कल हम लोग स्थायी समितियों को पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी लक्ष्मीकांत की बुक या फिर कोई मोटी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास किसी भी कोचिंग की बुक होगी जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है वो आप पढ़िए, नहीं तो आप घटना चक्र जाइए। घटना चक्र के समिति वाला जो चैप्टर होगा उसके सामने एक पेज में सब कुछ लिखा होगा।
मैं जितना बताया हूँ वो सारी चीज़ें तो नहीं लिखी होंगी, लेकिन फिर भी जो लिखा होगा आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करना। एक बार जाना अपने सेक्शन में, घटना चक्र में जाना, या फिर किसी भी प्रीलिम्स, हरिराम पटेल सर का जो मैंने बताया था, भारत का पूरा एक विशिष्ट अध्ययन वाला बुक आता है, वो आप ले ली होगे, उसको आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और पढ़िए। पहला देखो यार, मैं क्या है कि मेरा नंबर ओपन है तो बहुत सारे लोग मैसेज कॉल करते रहते हैं। तो अगर मैं दिन में अगर व्हाट्सएप खोलूँ तो 60-70 मैसेज होते हैं, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जब तक आखिरी मैसेज तक पहुंच पाता हूं, किसका मैं रिप्लाई कर पाता हूं, किसी का नहीं कर पाता हूं, थक जाता हूं तो छोड़ देता हूं। तो ऐसा होता है कि मैं प्रयास करता हूं सभी के मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए, लेकिन अब नंबर ओपन है तो सभी को मैसेज कर लेते हैं, जो लोग जुड़े हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी, कॉल भी आते हैं बहुत सारे, तो मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो जिनका नहीं रिप्लाई हो पाता है उसको बहुत बहुत सॉरी है। और जब अगर आपको लगता है कि मैं नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ तो जो मेरा 96 वाला जो नंबर है उस पर आपको मैसेज करिए। मैं सॉरी बोलूँगा अगर आपको मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो, लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मैं सभी को संतुष्ट कर पाऊँ। लेकिन ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि कोई भी इंसान हर एक व्यक्ति को खुश कर पाए, और मेरे लिए तो बहुत दुखी वाली बात है कि मैंने आपको दुखी किया। और मैं प्रयास करूँगा कि आपको आगे ये समस्या ना आए। जो भी चीज़ें छोटी है मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए सॉरी, और पढ़िए अच्छे से, ठीक है। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।